नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नेट जेआरएफ, जेएनयू डीयू, बीएचयू आदि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा, पीएचडी प्रवेश परीक्षा संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो आप तेज इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 82 10 29 33 46। दोस्तों, आज हम लोग जून में आयोजित नेट जेआरएफ की परीक्षा के प्रथम शिफ्ट के प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका क्वेश्चन आईडी है 20,064। सवाल पूछा गया है, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन हैं। 5 कथन दिया गया है और इन 5 कथनों में एक आंसर की चयन करना है। हम पढ़ते हैं, शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। शरत बाबू की रचनाओं पर ब्रज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। ये 5 प्रश्न हैं, ये 5 विकल्प हैं। इन विकल्पों में आपको देख रहे होंगे, इधर जो आपका ये विकल्प है, आप देखिए कि इन विकल्पों में से आपको चयन करना है कि कौन कौन से विकल्प सही है। अब देखिए, यह जो प्रश्न है, यह शरत चंद्र की जीवनी, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, उससे प्रश्न है। इस जीवनी को जो भी पढ़ा होगा वह तो इस प्रश्न को हल करेंगे, उसके साथ ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह प्रश्न संशयात्मक होंगे। इसलिए क्योंकि बार बार पढ़ने के बावजूद ये जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वह आपको रोकने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है या एनटीए जो आयोजित करती है, वह आपसे कितनी गहराई और बारीकी से अध्ययन करने की मांग करता है। तो हम चलते हैं अब इस प्रश्न के उत्तर पर। इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा 3, अर्थात बी, सी और डी। बी, सी, डी मतलब गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। जो आत्मकथा पढ़े हैं उन्हें पता है कि जो जीवनी पढ़े हैं उन्हें पता है कि बचपन से शरत जो है स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेते थे, कई चीज़ों की कटिंग को जमा करते थे। शरत बाबू की रचनाओं पर ब्रज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। बिल्कुल सही, ये ब्रज बहू और विजया नाटक ये रूपांतरण हुआ, ठीक है। और अपनी भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। यह जीवनी आप सभी को पढ़नी चाहिए। बहुत ही रोचक और संघर्षमय जीवनी है और 14 वर्षों के संघर्ष के साथ 14 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखने का प्रयास किया था। दूसरा जो सवाल है यह पत्रकारिता से सवाल है और इसमें
बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। देखिए, पहले जो प्रश्न पत्रिका से भी पूछा जाता था या पत्र पत्रिकाओं से सवाल पूछे जाते थे, तो उसमें कई बार ब्राह्मण, तो कई बार कई छोटे छोटे प्रश्न पत्र, उदंत मार्तंड, तो जो बड़े चर्चित थे। लेकिन अब पत्रिकाओं में भी कठिनता की ओर गए हुए बहिष्कृत भारत का सवाल प्रश्न प्रकाशन वर्ष पूछा। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह है 1970। इसका जो उत्तर होगा 1927 ईस्वी। ठीक है। अब देखिए तीसरे प्रश्न पत्र, हम लोग तीसरे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। ये एक बात तो आपको बता दूं, ये संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं। ये तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय की रचना का रामधारी सिंह दिनकर है और इनकी बड़ी कई चर्चित रचनाएं हैं जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कविताएं हो, रश्मिरथी हो, उर्वशी हो, ये सब हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अब ये संस्कृति के 4 अध्याय एक मोटी और सांस्कृतिक मूलक किताबें हैं। संस्कृति की इसमें व्याख्या की गई। इसकी भूमिका, इसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये किताब बहुत मार्मिक है, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए बहुत अच्छी दस्तावेज है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो उबाऊपन का महसूस करेंगे। उबाऊपन मतलब कि आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, आपको रुचि नहीं जगेगी। जैसे आप याद कीजिए कि परीक्षा गुरु पढ़ते होंगे, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में है तो इसे पढ़ना है, तो इसलिए इस किताब को पढ़ते हुए आपको बहुत बारीकी और गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें इतने प्रकरण हैं, इतने अध्याय हैं कि आप कई जगहों पर फंसेंगे। तो इसमें जो सवाल किया गया है, ये सवाल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कठिन है। सवाल क्या है कि गीता, देखिए संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं। तो पहला जो विकल्प दिया है इन्होंने, वह लिया है गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। कर्मन गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता। तिलकों के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग, देखिए गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा 1, मतलब क्या, केवल ए, सी और ए में क्या है, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है, मतलब इसमें, ठीक है ना। और दूसरा सी, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे, ठीक है। और ई, तिलक जी ने बताया योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ये 3 विकल्प ढूंढने थे आपको। तो ये विकल्प ढूंढना बड़ी कठिनता की बात है। इसके लिए आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन सारे बदलावों के पर आधारित परीक्षाओं का टेस्ट, परीक्षाओं लेने के लिए और परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए तेज इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर के तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं और देखिए ये क्वेश्चन आईडी आपका 20,043 है। क्या है? 20,043। इसका देखिए, इसका सवाल क्या है, कबीर साहित्य के अध्येता है। अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल सिर्फ कबीर को पढ़ करके आप नहीं कर सकते हैं।
जो कबीर की कविता लगी हुई है पाठ, क्षमा कीजिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए यह जो सवाल है कबीर के साहित्य के अध्येता, ठीक है ना, तो कबीर के साहित्य के अध्येता, 1 मिनट रुक जाए। हाँ देखिए, हाँ ये सवाल, अब ये सवाल जो है ना आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबों को पढ़ करके, हिंदी साहित्य के इतिहासों को पढ़ करके नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष तौर पर समकालीन आलोचकों को पढ़ने की ज़रूरत है, और समकालीन आलोचकों में भी कबीर पर आप जब आलोचनात्मक पुस्तक पढ़ेंगे और कबीर को विशेष तरीके से पढ़ेंगे तब इस ऐसे प्रश्नों को, जबकि ये बहुत सरल प्रश्न है, कई बार तुक्कों में सही हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कबीर पर जो वर्तमान आलोचक हैं और कबीर पर जो पूर्व के आलोचक हैं उन सबको एक साथ अध्ययन करने की ज़रूरत है। जैसे इसमें देखिए पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये समकालीन आलोचक हैं, इनकी 3 किताबें कबीर, साखी नाम से भी कबीर पर इन्होंने किताबें निकाली। दूसरा है अखत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, और इस बीच में कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास की थी उसका संपादन भी इन्होंने किया है। तो कहने का मतलब है कि आपको विशेष तौर पर बड़ी गहराई से बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, और इन सारे बारीकियों से, गहराइयों से और तथ्यात्मक और आलोचकीय दृष्टि से पढ़ाने के लिए बदलावों के बीच तेज इंस्टीट्यूट तत्पर है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ आकर के अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें देखिए पुरुषोत्तम अग्रवाल समकालीन आलोचक है, मैंने 3 किताबें इसकी बताई। डॉक्टर धर्मवीर कबीर के दलित आलोचक हैं, और इन्होंने कबीर पर 9-10 किताबें लिखी है, कबीरबाज भी, कपोत भी, ठीक है ना, अनेक, ठीक है ना, कबीर के आलोचक, ठीक है। तो इसके अलावा और भी, ठीक है ना, तो खसम खुशी इस तरह से भी एक किताबें हैं। और डेविड लॉरेंजन जो है ये कबीर के पाश्चात्य आलोचक हैं। तो एनटीए जो सवाल पूछ रहे हैं, एनटीए जो सवाल निर्धारण कर रहे हैं वो बड़ी मार्मिक ढंग से, बड़ी बारीकी से और अध्ययन की विस्तृत दृष्टिकोण से प्रश्न को निर्धारित कर रहे हैं। अब देखिए अगला जो सवाल है आपके, राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है। अब देखिए, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए जब तक आपके पास समाजवादी चिंतन परंपरा का ज्ञान नहीं होगा, समाजवादी चिंतकों के बारे में नहीं पता होगा, समाजवादी आंदोलन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी हल करने में मात खा लेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है। ये हमारा क्वेश्चन आईडी है 20,013, क्या है 20,013। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, आचार्य राम मनोहर लोहिया। और आचार्य राम मनोहर लोहिया बड़े समाजवादी आलोचक थे, बड़े समाजवादी नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव भी समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन जो 1974 के आसपास पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण से पूरे देश में इसकी लहर हुई थी इंदिरा गांधी के शासन के विरुद्ध में, तो वो आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य को लेकर, रचनावली को लेकर के गोपेश्वर सिंह भी काम कर रहे हैं। मधु लिमये बड़े समाजवादी नेता थे। और समाजवादी चिंतन परंपरा को पढ़ेंगे तो इनके योगदान को, समाज में जो इनके योगदान है उस पर आपको बड़ी मार्मिक जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बड़ी ज़रूरत है। रामविलास शर्मा ने तो गांधी, अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया को केंद्रित करके एक लेख ही लिखा है,
तो इसलिए आपको बड़ी बारीकी से, गहराई से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आगे मैं लेता हूँ। अब देखिए, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। सवाल है कि आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। अब देखिए, ऐसे पर पहले के साथ क्या सवाल पूछा जाता था? सवाल पूछा जाता, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है या कौन है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो नाम है, अरुण कमल है, परमानंद श्रीवास्तव है, नामवर सिंह है, कमला प्रसाद है। तो नामवर सिंह तो समकालीन थे, लगभग 2-3 साल हुए हैं उनकी मृत्यु को। अरुण कमल वर्तमान में है। परमानंद श्रीवास्तव के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये अब देखिए, इसमें आपको आलोचना पत्रिका के संपादक की जो मतलब क्रम है, उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए तो आप देख रहे हैं प्रश्न की शैली कितने, प्रश्न पूछने की तरीके कितने अच्छे हैं, और प्रश्न कितने गहराइयों में जाकर के पूछ रहे हैं। नॉर्मल तरीके से नहीं पूछ रहे हैं। आपको परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे रामविलास शर्मा ने कहा था कि परंपरा साहित्य मतलब क्रांतिकारी साहित्य रचने के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए अभी परंपरा पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है, परंपरा को समझने की। तो अब देखिए, जो मैंने कहा कि आपको आलोचना के जो संपादक हुए, आलोचना पत्रिका के जो संपादक हुए हैं, उन सब को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन आईडी का 20,006 का, इसका आंसर होगा आपका 4, ठीक है। अब 4 में देखिए, 4 में क्या है, तो 4 में जो इसका आंसर होगा, ये होगा कमला प्रसाद, क्योंकि कमला प्रसाद इसके पत्रिका के संपादक नहीं हैं। और वर्तमान में आलोचना पत्रिका के संपादक आशुतोष कुमार हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नांकित कविताओं में रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए, असाध वीणा, ये कविता है, आगे की लंबी कविता है। परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। तो अंधेरे में तो 1964 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इनका प्रकाशन वर्ष याद रखना बहुत ज़रूरी हो। अब आप ये देखिए कि असाध वीणा जो है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह नामक संग्रह में यह प्रकाशित हुई थी। आंगन के पार द्वार नामक कविता संग्रह में, ठीक है। अब दूसरा जो आपका है असाध वीणा, असाध वीणा 1961 में प्रकाशित हुई थी, आंगन के पार द्वार में जो काव्य संग्रह था 1961 में। उसके बाद आप देखिए, अंधेरे में कविता जो है 1964 ईस्वी में चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ था। और मोचीराम कविता जो है 1972 में संसद से सड़क तक में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में। और उसके बाद आप देखेंगे परिवर्तन। ये परिवर्तन इसका क्या कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत की कविता है। और यह जो है परिवर्तन ये प्रकाशित हुई थी। और परिवर्तन कविता 1924 ईस्वी में पल्लव नामक कविता में प्रकाशित हुई थी। तो हमारा जो क्रम बन रहा है, पहले परिवर्तन, दूसरा कुकुरमुत्ता, और फिर असाध वीणा 1961, फिर मोचीराम और अंधेरे में। इस तरह से देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एक मतलब बी सी परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, और ए असाध वीणा, ए अंधेरे में, और डी मोचीराम, ठीक है। इस तरह से हमारा
क्रम बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कविताओं के प्रकाशन वर्ष और काव्य संग्रह के प्रकाशन वर्ष को भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग आगे की प्रश्नों पर चलते हैं।